वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड बीएससी नर्सिंग सिक्स्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। हमने स्टार्ट करा है चैप्टर 4 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन इन द चिल्ड्रन। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट 1 हम फर्दर वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग डिजीज कंडीशन के बारे में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था टेटस के बारे में, डिप्थेरिया के बारे में एंड ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तीनों ही कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर से पूछी जाती है। तो विदाउट किसी डिले को करते हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्ट्यूसिस के बारे में। पर्ट्यूसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं और उसको कहते हैं वूफिंग कफ। जो उसके साइन और सिम्टम है उसको डिफरेंशिएट ही हम वूफिंग कफ के नाम से ही करते हैं। तो पर्ट्यूसिस ऑल्सो नोन एज द वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस को हम वूफिंग कफ भी कहते हैं। इज अ हाईली कंटेजियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये कैसा इन्फेक्शन है? हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है जो एक पर्सन टू अनदर पर्सन में किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। कॉज्ड बाय द बोटेला पर्ट्यूसिस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेनली किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है। जिसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं? पेशेंट इनिशियल फॉर्म में, इनिशियल स्टेज में रनिंग नोज देखने को मिलेगा, पेशेंट को फीवर होगा और बहुत ही ज्यादा कफ पेशेंट जो होंगे वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। परसिस्टेंट कफिंग दिखता है। क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके? ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो जैसे कि हमें पता है बोर्डेल्टा की वजह से कॉज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा? स्प्रेड बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कफिंग एंड द स्नीजिंग। स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू या फिर टॉकिंग के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। देन क्लोज कांटेक्ट विद एन अफेक्टेड पर्सन। ऐसे पर्सन जो सफर कर रहे हैं पर्ट्यूसिस से, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये बच्चों को ये अफेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर, कौन कौन रिस्क फैक्टर पे रहेगा? ऐसे पर्सन जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा वीक है और इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा लो है। ऑन द अदर हैंड जो अनवैक्सीनेटेड है, ऐसे पर्सन जिन्होंने डीपीटी का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं पर्ट्यूसिस के। एंड ऐसे पीपल जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है या फिर यंग चिल्ड्रन है जिनका एज 0 to 15 ईयर का है, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। देन इसी के साथ साथ पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे किसके? पर्ट्यूसिस के। क्या क्या टाइप होता है इसके? क्लासिक पर्ट्यूसिस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे कि मैंने बताया था पर्ट्यूसिस का अदर नेम क्या होता है? वूफिंग कफ। तो वूफ साउंड से ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं। कटराइज्ड बाय द इंटेंस कफिंग फिट्स। पेशेंट बहुत ही ज्यादा कफिंग फिट्स आते हैं, रेगुलर फॉर्म में पेशेंट क्या कर रहे हैं? कफिंग करते रहेंगे, जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसा कंडीशन है? पर्ट्यूसिस का कंडीशन है। देन ऑफन अकम्पाइंड बाय द डिस्टिंक्ट वूपिंग साउंड, जिसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वूपिंग साउंड के थ्रू। नेक्स्ट है माइल्ड पर्ट्यूसिस। माइल्ड का वर्ड का मतलब भी हो जाता है कम, जिसमें हम क्या देख पाते हैं? जो वूफिंग साउंड होता है ये एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। जो बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म होगी तब पेशेंट वूफिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। may present with the mild symptoms often without the characteristics of the whooping sound। यहाँ पे whooping sound अकर नहीं होगा, बट क्लासिक पर्ट्यूसिस में whooping sound अकर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ क्या होता है क्लासिक पर्ट्यूसिस में? इसमें पेशेंट परसिस्टेंट फॉर्म में जो कफिंग का जो फिट्स होता है वो रेगुलर फॉर्म में आता रहता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। जो सिम्टम्स है इसके स्टेजेस के फॉर्म में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला स्टेज है कैटेरियल। कैटेरियल में क्या होगा? अर्ली सिम्टम्स रिजेंबल अ कॉमन कोल्ड। सबसे पहले पेशेंट कैसा फील कर रहे होंगे? कॉमन कोल्ड के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो दिखेंगे। कॉमन कोल्ड में क्या क्या दिखता है? नॉर्मली रनिंग नोज होगा, फीवर होगा, हेडेक फील करेंगे, फटीग फील करेंगे और जो भी बॉडी होगा बॉडी एक फील करते हैं और बहुत ज्यादा वीक बॉडी फील करता है। तो रनिंग नोज होगा, स्नीजिंग होगा एंड माइल्ड कफ। जो भी कॉमन कोल्ड में साइन सिम्टम्स दिखते हैं वो पर्ट्यूसिस के फर्स्ट स्टेज में शो होते हैं। देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा? इसको कहते हैं पैरोक्सिमल स्टेज, इंटेंस कफिंग फिट्स। यहाँ पे सीवियरिटी बढ़ जाती है, पेशेंट सबसे ज्यादा क्या होंगे? कफिंग फिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इंटेंस लेवल पे, बहुत ही ज्यादा। ऑफन अकम्पाइंड बाय द वूपिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वॉमिटिंग होगी एंड द एग्जॉस्टेड। पेशेंट कैसा कंजेशन फील करते हैं, चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे। देन वॉमिटिंग भी हो सकती है एंड वूपिंग साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू हम पर्ट्यूसिस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
कन्वलसेंट स्टेज में क्या होगा, ग्रेजुअल रिकवरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है थर्ड स्टेज में। डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी ऑफ द कफिंग फिट, जिसमें जो सीवियरिटी होती है एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है कफ की, वो धीरे धीरे अमाउंट में कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, हम किस तरीके से इसको डायग्नोस कर सकते हैं पर्ट्यूसिस को। तो क्लिनिकल सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट का करेंगे कि उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है पर्ट्यूसिस की। देन इसके बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट तो के फैमिली में कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जिसको पर्ट्यूसिस हुआ है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन के अंदर आता है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है कफिंग और स्नीजिंग के फॉर्म में। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, पेशेंट के जो भी साइन और सिम्टम्स है उसको अच्छे से मॉनिटर करना है, असेसमेंट ऑफ द सिम्टम्स एंड द मेडिकल हिस्ट्री, जो भी साइन और सिम्टम्स है जैसे स्टेजेस के फॉर्म में हमने देखा था। तो कैटेरा स्टेज है उसमें हम देखेंगे पेशेंट कैसा फील कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड है। देन सेकंड में हम वूपिंग साउंड को डिटेक्ट करते हैं, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर पाते हैं पर्ट्यूसिस को। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू डिटेक्ट द बी पर्ट्यूसिस डीएनए, मींस जो भी डीएनए है या फिर पीसीआर है उसमें एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, या फिर सीरोलॉजिकल सीरम डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक के थ्रू ही हम इसको ट्रीट करते हैं। मैक्रोलाइड्स देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पर्ट्यूसिस स्पेशली इफ द स्टार्टेड अर्ली। अगर ये अर्ली फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, कॉमन कोल्ड और सेकंड स्टेज में है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन इफेक्टिव ड्रग है जिसके थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर पेशेंट को देंगे, रेस्ट के लिए बोलेंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करते हैं, जिसके थ्रू जो भी वो फटीग फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं बॉडी में, उसको ट्रीट कर पाए। देन आर एसेंशियल फॉर द रिकवरी, ये क्या है, ये सारी ही चीजें एसेंशियल है रिकवरी के स्टेज के लिए। आइसोलेशन के लिए पेशेंट को इंकरेज करेंगे, इसीलिए मैनेजमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होगा स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, या फिर टॉकिंग के थ्रू, या फिर किसी पर्सन के कांटेक्ट आने में भी। तो आइसोलेशन के लिए पेशेंट को इंकरेज करते हैं। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड अवॉइड द क्लोज कांटेक्ट विद द अदर्स, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब जो चाइल्ड है, यंग चिल्ड्रन से हैं, इन्फेंट है, या फिर जो ओल्डर पॉपुलेशन है, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनमें बहुत रिस्क फैक्टर होता है डिजीज कंडीशन को या फिर इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने का। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट रखने के लिए बोलेंगे, जिसके थ्रू हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर पाए, जिसके ट्रांसमिशन को हम रोक पाए या फिर प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन, हाउ वी कैन प्रिवेंट द पर्ट्यूसिस। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर, उसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिकॉशंस में प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। पर्ट्यूसिस वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इन द डिजीज। पर्ट्यूसिस का जो वैक्सीनेशन होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है किसको ट्रीट करने के लिए, पर्ट्यूसिस को ट्रीट करने के लिए। देन गुड हाइजीन को मेंटेन करते हुए भी पर्ट्यूसिस को ट्रीट किया जा सकता है। Regular hand washing can proper respiratory equipment can help the prevent the transmission। अगर प्रॉपर फॉर्म में हैंड हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है, प्रिकॉशंस को लिया जा रहा है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होने से हम इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फिर अपनी ही बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम गुड हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलियोमाइलाइटिस, ये हमारे अलग अनदर कंडीशन है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस ये कैसा कंडीशन है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। नॉर्मली ये हमारे इंडिया से इरेडिकेट भी हो चुका है, जिसमें हम क्या देते हैं 2014 में आई गेस ये इरेडिकेट हो चुका है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर करा था इसको। तो पोलियोमाइलाइटिस कैसा है, कॉमनली नोन एज द पोलियो, जिसको हम पोलियो के नाम से भी जानते हैं, इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन है। इंडिया में इसके केसेस पहले बहुत ही ज्यादा थे, अब इसके जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पोलियो का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसके थ्रू इसके केसेस को बहुत ही कम कर दिया गया है और अब पोलियो के केसेस बिल्कुल दिखते ही नहीं, रेडिकेट हो गया है मेनली इंडिया से ये। इट प्राइमली अफेक्ट द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 5। तो जो 5 साल के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इस कंडीशन के या फिर पोलियो वायरस से
अफेक्टेड होते हैं एंड कैन लीड टू द पैरालिसिस, जिसमें पैरालिसिस दिखता है, डिसेबिलिटी दिखती है एंड इवन बच्चे की डेथ भी हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें पैरालिसिस तो मोस्ट कॉमन दिखता है, जिसमें जो पैरों का जो शेप होता है वो इस तरीके से पेशेंट का अकर होता है। तो एक ऐसा कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए पोलियो का जो वैक्सीनेशन होता है उसको लेना बहुत जरूरी होता है। ओरल पोलियो का जो वैक्सीन होता है उसको, या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो पोलियो का वैक्सीन आता है उसको लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस, किस तरीके से पोलियो वायरस की वजह से कॉज हो रहा है, ट्रांसमिट किस तरीके से होगा। पोलियो स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट इसका मोस्ट कॉमनली रूट है ट्रांसमिट होने के लिए। कंटामिनेटेड फूड, वाटर और द हैंड, गंदे हाथों की वजह से या फिर फूड की वजह से या फिर वाटर की वजह से ये ट्रांसमिट होता है इंडिविजुअल के अंदर। लेस कॉमनली थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, बहुत कम चांस है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो। रिस्क फैक्टर में क्या है, अगेन वही अनवैक्सीनेटेड, अगर पेशेंट का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं पोलियो वायरस होने के, या फिर कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है, अगर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो नहीं किया गया है तो वो बच्चे क्या रहते हैं, रिस्क फैक्टर पे रहते हैं इन्फेक्शन होने के या फिर डिजीज होने के लिए। Especially in the area with the poor sanitation and the hygiene, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड की वजह से, वाटर की वजह से और अनहाइजीनिक की वजह से कॉज होता है। तो ऐसे एरिया जो स्लम्स एरिया है या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन है, तो वहां पे उन बच्चों को ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है, जिसके लिए वैक्सीनेशन और हाइजीन को मेंटेन करना नेसेसरी हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखेंगे, सबसे पहले तो ये असिम्प्टोमेटिक होता है, पहले तो कोई साइन नहीं दिख रहे। मैनी पीपल इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरस डू नॉट शो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स को शो नहीं करता। बट जो सिम्टम्स शो करते हैं, माइल्ड सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सोर थ्रोट होगा एंड वॉमिटिंग दिखेगी। नॉन पैरालाइटिक पोलियो में क्या होगा, जो पैरालिसिस को कॉज नहीं कर रहा है। असेटिक मेनिंजाइटिस मींस इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेनिंजस में, फीवर होगा, हेडेक होगा, जो नेक एरिया है वो स्टिफ होगा, वहां की मसल स्टिफ होंगी, देन जो वहां के जो मसल्स होते हैं उनमें पेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन पैरालाइटिक है, इसमें पैरालिसिस प्रेजेंट नहीं है। पैरालाइटिक पोलियो में क्या हो सकता है, मसल वीकनेस होंगे, पैरालिसिस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स विच कैन लीड टू द स्पाइनल पोलियो, वीकनेस ऑफ द पैरालिसिस इन द आर्म और द लेग। पेशेंट का जो आर्म एरिया होता है, जो लेग एरिया होता है, वो पैरालिसिस हो जाएंगे, एकदम से काम करना बंद कर देंगे, नर्व सप्लाई नहीं होगी। बल्बर पोलियो में क्या होगा, वीकनेस और द पैरालिसिस ऑफ द मसल यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग, सोलिंग और द स्पीकिंग, मींस ऐसे मसल जो स्पीकिंग में और ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं वो मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जिसमें वो पेशेंट की जो एबिलिटी होती है स्पीक करने की, सॉलो करने के लिए फ्रूट को इनटेक करने के लिए, वो एकदम से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो एक्टिविटी पेशेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके साइन और सिम्टम, कि पहले क्या होता है, सिम्टोमेटिक होता है, कोई भी इनिशियल स्टेज में साइन और सिम्टम नहीं दिखेंगे। माइल्ड स्टेज में क्या हो सकता है, पेशेंट फीवर फील करेगा, हेडेक फील करेगा, इसी के साथ साथ सोर थ्रोट होगा एंड वॉमिटिंग भी फील कर सकते हैं। नॉन पैरालाइटिक में, जिसमें पैरालिसिस नहीं हुआ है, तो मेनिंजाइटिस, ब्रेन अफेक्टेड होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस लेयर दिखेगा, मसल पेन, मसल स्टिफनेस एंड इसी के साथ साथ फीवर और हेडेक भी प्रेजेंट होता है। पैरालिसिस में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्टेड होगी, अपर आर्म एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड होती है, देन पेशेंट को सॉलो करने में एंड स्पीक करने के जो मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, उनमें भी पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू, लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, देन इसी के साथ साथ स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, थ्रोट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं इसको डिटेक्ट, सीएसएफ फ्लूइड में भी हम इसको, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस को। So these all about the diagnostic evaluation of the poliomyelitis. ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पोलियो वायरस को चेक कर सकते हैं, या फिर स्टूल में, क्योंकि ये फीको ओरल मेथड के थ्रू या फिर रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था, तो स्टूल को चेक कर सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करने के थ्रू चेक कर सकते हैं, थ्रोट कल्चर के थ्रू चेक कर सकते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो रहा था, पैरालिसिस हो रहा था, तो सीएसएफ फ्लूइड के थ्रू भी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस हम क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट के लिए, हाइड्रेशन के लिए, प्रॉपर हाइड्रेटेड पेशेंट रहे, प्रॉपर रेस्ट ले पेशेंट, एंड पेन मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि पेशेंट को मसल्स में पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगा, तो जो भी मसल रिलैक्सेंट है वो मेडिकेशन को देना इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल थेरेपी में क्या दे सकते हैं, टू हेल्प द मेंटेन द मसल स्ट्रेंथ एंड द मोबिलिटी, जो भी पेशेंट का मोबिलिटी है क्योंकि पैरालाइसिस हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए मसल मोबिलिटी का यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू पेशेंट अच्छे से मूवमेंट करे और जो भी अबनॉर्मलिटी है उसको प्रिवेंट भी कर पाए। रिहैबिलिटेशन के लिए, क्योंकि पैरालाइसिस हुआ है तो रिहैबिलिटेशन के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे, पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, उनके जो पहले की स्टेज है डिजीज कंडीशन से पहले की जो स्टेज है उस पर रिटर्न करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे, टू असिस्ट द इंडिविजुअल विद द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन टीचिंग के लिए या फिर टेक्निक को यूज करने के लिए इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन के थ्रू हम पोलियो को प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। देयर आर द टू टाइप होते हैं वैक्सीनेशन के। एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो क्या है, किल्ड वैक्सीन भी होती है। क्या होती है? किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? किल्ड वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसमें जो पैथोजेंस हैं या फिर जो बैक्टीरिया हैं ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, किल्ड फॉर्म में होते हैं। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पोलियो को ट्रीट करने के लिए। वो स्लोगन चलता है ना, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो बूथ के नाम से, तो उसके थ्रू भी हम इसको ट्रीट करते हैं। गुड हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। पुअर हैंड वॉशिंग एंड द सैनिटेशन एंड द हाइजीन प्रैक्टिस कैन हेल्प प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन को होने से। गुड हाइजीन को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर हाइजीन को, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, सैनिटेशन को मेंटेन कर रहे हैं और जो भी प्रिकॉशंस है उसका यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसके थ्रू हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है हमारा डेंगू फीवर। क्या है? डेंगू फीवर मोस्ट कॉमनली है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा, बट पीडियाट्रिक बच्चों को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है? डेंजरस फॉर्म में, क्योंकि पेशेंट का जो प्लेटलेट होता है वो कम हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इनिशियल प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो ब्रॉन वायरल फीवर। इसको क्या कहते हैं? मॉस्किटो ब्रॉन वायरल फीवर भी कहते हैं। दैट अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट। ये दोनों को ही अफेक्ट करता है, बच्चों को भी और अडल्ट पेशेंट को भी। कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक द हाई फीवर, सीवियर हेडेक एंड द जॉइंट पेन। इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड होगा एंड जॉइंट पेन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। देन अब्डोमिनल पेन भी यहाँ पे, अब्डोमिनल लीवर एरिया में भी यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा एंड हेडेक बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है टाइप्स। क्या क्या टाइप होते हैं डेंगू फीवर के? जो नॉर्मल डेंगू फीवर होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस को शो करता है विद द सिम्टम्स फीवर, हेडेक एंड द जॉइंट पेन। नॉर्मली कॉमनली क्या देखने को मिलेगा? फीवर होगा, हेडेक होगा एंड जॉइंट पेन होगा। ये ट्राइड साइन ऑफ सिम्टम्स बॉडी में अकर होते हैं। नेक्स्ट डेंगू हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक है तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है किसमें? डेंगू फीवर में। इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत ही ज्यादा डाउन होता चला जाता है। तो जब प्लेटलेट का काउंट जो है वो डाउन होगा तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई रिस्क पे होता है पेशेंट। अब मोर सीवियर, ये कैसा फॉर्म है? सीवियर फॉर्म है डेंगू का of the disease characterized by the bleeding, low platelets count and the blood plasma leakage। इसमें क्या होता है? जब प्लेटलेट्स काउंट कम होगा तो जो प्लाज्मा है वो लीकेज होने लगेगा, सेल्स के अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड लीकेज होने लगेगा जिसके थ्रू इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होगा? डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होगा? DSS जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर ब्लीडिंग हो रहा है। जब भी ब्लीडिंग होता है तो शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है
ये मोर सीवियर फॉर्म है। कंडीशन दैट कैन डेवलप फ्रॉम द DHF, जो कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर की वजह से अराइज हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर ब्लीडिंग, शॉक एंड द ऑर्गन फेलियर, जिसमें क्या होता है बहुत सीवियर ब्लीडिंग होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है क्योंकि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, ब्लड का जो भी HB लेवल है वो पेशेंट का कम होने लगेगा। देन इसी के साथ साथ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और ऑर्गन फेलियर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। मेनली जो लीवर होता है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डेंगू फीवर। मेनली हमने देखा था ये इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। तो ये ट्रांसमिट किसकी वजह से होगा? डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये ए पर्सन में डेंगू फीवर कॉज होता है। वायरल स्टेरियोटाइप ये क्या है? ये एक वेराइटी ऑफ वायरस है, वैरायटी ऑफ वायरस, जिसमें क्या होता है अलग अलग स्पीशीज के फॉर्म जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं वायरल स्टेरियोटाइप में। 4 स्टेरियोटाइप ऑफ द डेंगू फीवर, जिसको इसके 1, 2, 3 के नाम से 4 के नाम से डिफरेंशिएट करा गया है, जो डिजीज को डेंगू फीवर को कॉज करने के लिए इनफ होते हैं। रिस्क फैक्टर पे क्या है? ऐसे बच्चे जिनका एज 15 साल है या फिर ऐसे लोगों के जो अडल्ट पेशेंट होते हैं वो भी हायर रिस्क पे होते हैं। प्रीवियस इन्फेक्शन का हिस्ट्री रहा है, जिनको पहले डेंगू फीवर हो चुका है। चिल्ड्रन हु had the previous dengue infection are at the higher risk to developing the severe डिजीज। ऐसे बच्चे, ऐसे पेशेंट जिनको प्रीवियस हिस्ट्री है डेंगू फीवर का, तो उसमें डेंगू फीवर के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर वो पेशेंट हायर रिस्क पे होते हैं। इसी के साथ साथ वो बच्चे जिनका एज 15 साल होता है या फिर 15 साल के अंदर के बच्चे होते हैं वो हायर रिस्क पे होंगे, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से ये हाई रिस्क में होते हैं डेंगू फीवर के लिए। एंड लोकेशन क्या है? लिविंग इन और ट्रैवलिंग टू अ ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया विद द हाई डेंगू ट्रांसमिशन। ऐसे एरिया जो इन्फेक्टेड है, जहाँ पे पोर्ट सैनिटाइजेशन है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहां पे हायर रिस्क पे वो पेशेंट होते हैं, फिर वो पॉपुलेशन होती है डेंगू फीवर के लिए, क्योंकि वहां पे इन्फेक्टेड एरिया है तो मॉस्किटो का जो मतलब कि सप्लाई है या फिर अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रो अप कर रहे होंगे, और जो नॉर्मल जो लोकल पॉपुलेशन है वो वहां से अफेक्टेड होती है या फिर सफर कर रही होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब भी डेंगू फीवर है तो फीवर के नाम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फीवर में क्या क्या होता है? हेडेक पेशेंट फील करेंगे, वीक फील करेंगे, जो HB लेवल है पेशेंट का वो एकदम से कम होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ जो मल्टीपल ऑर्गन्स है, हमने देखा था सीवियर फॉर्म में, वो फेल होने लगते हैं। देन यहाँ पे पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। तो फीवर में क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर होगा, जिसमें फीवर, हेडेक, पेन दिखेगा पेशेंट को आई के पीछे, पेशेंट फील कर रहे होंगे। जॉइंट एंड मसल पेन बहुत सीवियर होता है, क्रैम्पिंग टाइप पेन होता है, बॉडी में रैशेस भी अकर होंगे। एंड नोजिया वॉमिटिंग कॉमन है, हेडेक की वजह से नोजिया वॉमिटिंग भी अकर होती है। एंड इसी के साथ साथ पेशेंट का जो एपेटाइट होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, और जो भी पेशेंट वो इंटेक कर रहे हैं तो वॉमिटिंग के फॉर्म में वो तुरंत ही आउट भी हो जाता है। तो पेशेंट बहुत ही वीक फील करेंगे, उनका वेट अनएक्सप्लेन्ड वे में लॉस होता चला जाएगा और पेशेंट एनीमिक भी हो जाते हैं। वार्निंग साइन क्या होगा? वॉच फॉर द साइन ऑफ अ सीवियर डिजीज। क्या हो सकता है? सीवियर अब्डोमिनल पेन दिखेगा, जो पेन है वहाँ पे अब्डोमिन एरिया में सीवियर होता है। एंड वॉमिटिंग, ब्लड में ब्लड प्रेजेंट होगा वॉमिटिंग में। ब्लीडिंग गम्स कैसे होंगे? ब्लीड कर रहे होंगे। देन डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी भी होती है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो गर्ल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जो चल रहा होता है उसमें ब्लीडिंग, अगर डेंगू फीवर हुआ है तो उन फीमेल पेशेंट में जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा होगा उस टाइम पीरियड पे। जो मेंस्ट्रुअल उनका पीरियड का टाइम है उसमें ब्लीडिंग बहुत हाई ब्लीडिंग होता है, सीवियर ब्लीडिंग होता है डेंगू फीवर की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट काउंट यहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल फ्लो है उनके ब्लड का, वो जब डेंगू फीवर होता है उस टाइम पे उसकी फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। हम डेंगू फीवर को किस तरीके से डायग्नोस करते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे। देन इसी के साथ साथ पेशेंट का हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जिसमें हम चेक करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को।
जिसमें हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं कि पेशेंट को पहले से डेंगू फीवर तो नहीं रहा है, डेंगू फीवर की पहले से हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि अगर पहले से फीवर होगा तो यहाँ पे चांसेस डेंगू फीवर के और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन डेंगू वायरस डिटेक्टेशन बाय द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। देन सेरोलॉजी सीरम के थ्रू भी हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके जो भी डेंगू फीवर है या फिर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर हम क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट लेने को बोलेंगे, प्रॉपरली रेस्ट ले। पेशेंट हेडेक हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, एंड बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे वॉमिटिंग हो रहा है तो हम हैवी फूड इंटेक करने के लिए पेशेंट को इंकरेज नहीं कर सकते। स्मॉल फ्रिक्वेंट फूड को या फिर जो भी फ्लूइड फॉर्म में है वो पेशेंट फूड इंटेक कर सकते हैं, इसके थ्रू वो हाइड्रेटेड भी रहे और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी बॉडी में ना हो। रेस्ट के लिए बोलेंगे, हाइड्रेशन के लिए, एंड पेन रिलीफ के लिए एसिटामाइनोफेन मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते, जो पेशेंट का जॉइंट पेन बहुत सीवियर अमाउंट में हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर पाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम भैया, टाइम कहाँ आता है इसमें? 26, 21, 27। रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी मत बोलिएगा। सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर को मैनेज करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को रेस्ट लेने के लिए इंकरेज करते हैं, क्योंकि पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा है, फीवर है, हेडेक है, तो जितना ज्यादा पेशेंट रेस्ट लेंगे उनका हेल्थ उतनी ही अच्छे से रिकवर करेगा। देन हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि वो हाइड्रेटेड रहे, फ्लूइड को इंटेक करते रहे, और इसी के साथ साथ पेशेंट को यहाँ पे वॉमिटिंग हो रही है तो हम हैवी फूड इंटेक करने के लिए पेशेंट को इंकरेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटेक करेंगे तो उन्हें तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगा, तो पेशेंट को स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट में फूड को इंटेक करने के लिए इंकरेज करते हैं। देन इसी के साथ साथ पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट इंटेक करने के लिए ही बोलते हैं, जो जूस फॉर्म में होते हैं, पपाया का जो जूस होता है वो लेने को बोलेंगे, इसके थ्रू जो उनका हेल्थ है वो रिकवर करें, जो प्लेटलेट काउंट कम हुआ है वो भी बढ़ पाए। एंड पेन रिलीफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीवियर पेशेंट को जॉइंट पेन एंड जो भी मसल पेन हो रहा है बहुत ज्यादा सीवियर होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एसिटामाइनोफेन जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रखेंगे। पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फॉर्म में प्लेटलेट काउंट को हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो जो प्लेटलेट होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो ग्रो अप करना या फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। देन पेशेंट का ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे बीपी भी पेशेंट का शूट होने के चांसेस होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट है तो उनमें बीपी भी मॉनिटर करेंगे। देन साइन ऑफ द ब्लीडिंग और द शॉक, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी पेशेंट की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तब हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक करना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट शॉक में जा सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग है तो हम उसको अच्छे से मतलब कि प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, साइन ऑफ द ब्लीडिंग एंड द शॉक को रेगुलर फॉर्म में मॉनिटर करते रहना। मॉनिटरिंग पे रखेंगे पेशेंट को, फ्लूइड बैलेंस चेक करेंगे कि पेशेंट का जो फूड है वो नॉर्मल है, बैलेंस्ड है कि नहीं। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड रखते हैं डेंगू फीवर के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सीवियर कंडीशन अराइज हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रखना नेसेसरी, मे बी नेसेसरी फॉर द सीवियर केसेस, स्पेशली द डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ऐसा कंडीशन जिसमें हेमोरेज हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड रखते हैं, या फिर पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है सीवियर फॉर्म में कम होता जा रहा है, तब उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, मॉस्किटो बाइट की वजह से, सो मॉस्किटो कंट्रोल, एलिमिनेटिंग द मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट
एंड यूजिंग द इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना जिसके थ्रू जो मॉस्किटो है उसको हम प्रिवेंट कर पाए सराउंडिंग एरिया से। इसी के साथ में पेशेंट को या फिर जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में हम नहीं रखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि वो ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ना रहे और आइसोलेटेड रखेंगे पेशेंट को। उनका सराउंडिंग जो एरिया है, अगर पेशेंट सो रहे हैं तो उनको पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे कि मॉस्किटो नेट का यूज करें जिसके थ्रू हम मॉस्किटो बाइट से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इसी के साथ ही साथ जो कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है या फिर अनहाइजीनिक वे में पुअर सैनिटाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए फैमिली मेंबर को एजुकेट करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर के लिए बोलेंगे बियरिंग अ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। पेशेंट को बोलेंगे अगर पेशेंट पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है तो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बाइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पेशेंट को बोलेंगे कि फुल स्लीव के जो क्लोथ है वो बियर करेंगे। एंड यूजिंग द इंसेक्ट रेपेलेंट्स एंड अवॉइडिंग द पीक मॉस्किटो अब जिसके थ्रू मॉस्किटो को यहाँ पे हमें प्रिवेंट करना है, मॉस्किटो का जो मतलब कि रेट है उसको कम करना है जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन, कम्युनिटी जो सराउंडिंग एरिया है उसके लिए हम प्रिवेंशन को यूज करेंगे। एजुकेटिंग द फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज अबाउट द डेंगू प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल मेजर। तो कम्युनिटी एरिया में हम अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे कि अगर वो पुअर सैनिटाइजेशन के साथ में रह रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड को इनटेक कर रहे हैं, वाटर को इनटेक कर रहे हैं, तो उन्हें बताना है हाइजीन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन के बारे में बताएंगे। डेंगू फीवर के बारे में एजुकेट करेंगे कि क्या क्या सीवियरिटी है, क्या क्या इसके मतलब पोटेंशियल रिस्क फैक्टर हैं जो बॉडी में अकर होते हैं डेंगू फीवर की वजह से, या फिर अदर कंडीशन क्या क्या राइज हो सकती है पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से। तो कम्युनिटी को एजुकेट करना है जिसके थ्रू अगर सराउंडिंग अच्छी रहेगी तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी हेल्थी रहेगा और वहाँ पे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इसी के साथ साथ जो भी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है उसमें फैमिली को और बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जरूर से हम इनकरेज करते हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है ये, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। 6 किलर वैक्सीन कौन कौन सी है? 6 किलर वैक्सीन बहुत ज्यादा एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है आपका डीपीडी का, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस का, देन आप HIV का, हेपेटाइटिस बी का, और ये आपका आता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन जिसके थ्रू हम कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिट होने से। फर्दर प्रिकॉशंस के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में फैमिली मेंबर को और जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एसेंशियल है। देन इसी के साथ साथ जो 6 किलर वैक्सीनेशन होते हैं इनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम उन्हें एजुकेट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन। इसके जो रिमेनिंग बचे हुए कंडीशन है उसको आगे की वीडियो में हम जरूर से डिस्कस करेंगे। अगर आपने कुछ भी वीडियो के थ्रू लर्न करा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपने क्या लर्न करा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।